हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट जो 3 क्लासें थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपने बहुत अच्छे से कर ली होंगी। और ये जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको एडवांस लेवल के मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि जेई के लेवल के हिसाब का होगा, मतलब बहुत तगड़ा होगा, वो वाला करवाने वाला हूँ। मतलब तगड़ा नहीं होगा इन द सेंस, उसमें मैकेनिक्स भी अच्छी से यूज होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी अच्छी से यूज होगी। तो इस तरीके से वो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और जब भी आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा तो वो मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन करते हैं। ये आपको गिवन है कि एक रोड है, इसका मास है m, इसका मास है m, लेंथ है इसकी l, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी दिख रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो है लेमडा। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा सस्तू, रोटेट कर जाएगा बिल्कुल। हाँ, अगर रोटेट करेगा तो यहां पर एक चार्ज में रख देता हूं Q। क्या रख देता हूं? चार्ज Q रखा है, और ये कितना नीचे है? L डिस्टेंस नीचे है, मतलब ये वाली लेंथ L है और ये भी कितनी है? L डिस्टेंस नीचे है। अब इस Q की वजह से क्या हुआ? ये रोड इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है ना, तो ये रोड किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में। अब आपको बताना है कि इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस यही पूछा। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये रोड आपके इक्विलिब्रियम में रह सके। अब ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, बट क्वेश्चन यही है कि ये रोड किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। उसके लिए आपको इस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ट्राई कर लीजिए और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो आपको क्या है देखना पड़ेगा, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाने में क्या है, एक लग रहा होगा यहां पर mg। ठीक है भैया, इसका मास m है इसलिए क्या लगेगा? mg, और वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। बढ़िया, ये इसका चार्ज q है, तो इस q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा और वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। यहां वाले dq पे लगाएगा, यहां वाले dq पे लगाएगा, यहां वाले dq पे लगाएगा। लगाएगा तो सही, अगर वो लगाएगा तो मैं x डिस्टेंस के ऊपर एक क्या ले लेता हूं? dq ले लो। dx लेंथ का क्या ले लेता हूं? एक dq। मैं इसको इधर नहीं बना रहा हूं, थोड़ा इधर बनाता हूं। ये dq है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? dx है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। हाँ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ही कम लेंथ का है, dx वेरी वेरी स्मॉल है। यहां तो मैं दिखाने को ज़्यादा दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा फील लेने के लिए। तो यहां पे क्या आया? de आया। अगर de आया तो इसका फोर्स भी आएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? q इंटू में E। तो Q कितना है? dq इंटू में E। ये इतना फोर्स लगेगा। जी हाँ सर, लगेगा। और मैं बोलता हूँ कि मैं चलो इसको एंगल ले लेता हूँ थीटा। कितना ले लेता हूँ? थीटा। अगर ये थीटा ले लिया तो ये भी थीटा हो गया। ये देखो वर्टिकल के साथ में थीटा बन रहा है, और ये सीधी लाइन, अरे ये सीधी है भैया, थोड़ी स्ट्रेटी बन गई है बट एकदम सीधी है ना, यही लाइन है वो बिल्कुल। जी सर। तो देखो इस dq के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा de cos थीटा, मतलब dqe cos थीटा, और एक आएगा dqe sin थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? dq इंटू में e cos थीटा, और इधर वाला एक कंपोनेंट आएगा dq इंटू में e sin थीटा। वो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब देखो इक्विलिब्रियम में है तो दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, लीनियर इक्विलिब्रियम में भी होगा और एंगुलर में भी होगा। ठीक है ना, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। तो ट्रांसलेशनल के लिए नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। बट अभी ये जो हिंज है, इस हिंज के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसमें दो फोर्स और लग रहे होंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और एक नीचे में या ऊपर में से एक लग रहा होगा। वो हमें पता नहीं है किधर लग रहा है, वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। बट फिलहाल अपना काम क्या है? इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। और इस ओ पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क जीरो करने जाओगे तो देखना जरा ध्यान से, इसके अबाउट जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो जीरो हो जाएंगे उनका। और डी क्यू ई साइन थीटा इसी से पास कर रहा है, इसका भी जीरो हो जाएगा। तो एक तो टॉर्क आएगा किसका? एम जी का। तो टॉर्क ऑफ एम जी वो कितना आ जाएगा? एम जी इंटू में एल बाई टू आ गया। आया कि नहीं आया? इक्वेशन में नाम देता। अरे फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो देखना होता है। साथ ही साथ इनका भी आएगा, तो इसका एक छोटा सा टॉर्क आएगा, वो डी टो बोल देता हूं मैं। ठीक है ना, अब देखना डायरेक्शन इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, ये एम जी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और ये डी क्यू इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो बैलेंस हो सकता है। अरे हो सकता है ना, यस। तो बैलेंस करा देते हैं। डी टू कितना आ जाएगा बोलो? डी टू कितना आएगा? ये आ जाएगा डी क्यू इंटू में ई कोस थीटा, साथ ही साथ ये डिस्टेंस एक्स। बोलो आया कि नहीं आया?
अरे ये तो फोर्स हो गया और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया टॉर्क। अब इसको इंटीग्रेट करते जाइए आप, पूरा का पूरा टॉर्क आ जाएगा। बस सिंपल सा काम था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। चलो हर एक चीज़ की वैल्यू पुट करते हैं। डी क्यू इक्वल टू आएगा लेमडा, सबको थीटा में ही ले आते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सबको थीटा में ही ले आते हैं। तो ये जाएगा लेमडा डी एक्स, पहली बात तो ये, इनटू में ई की वैल्यू कितनी है बोलो, ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन में, ये वाले डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ कितनी है आर आ गया, आर स्क्वायर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। अगर इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो ये बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूस बन गया। अरे बना कि नहीं बना, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा एल अपॉन में आर और साथ में आ गया एक्स। तो अब हमें हर चीज़ को किस में लेके आना है, थीटा के अंदर लेके आना है। चलो थीटा में कन्वर्ट कर ले, ताकि थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अपन उसके रिस्पेक्ट कर सकते, या हर चीज़ को एक्स में ले आइए, दोनों तरीके सही है। सॉरी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है थीटा के वाला, ठीक है ना। तो थीटा वाला लगता है ना, तो कोस थीटा को हटाओ मत, क्योंकि हमें हर चीज़ किस में चाहिए, थीटा में चाहिए। अभी आर भी थीटा में चाहिए, डी एक्स भी थीटा में चाहिए, एक्स भी थीटा में चाहिए। इस वाले ट्राइंगल में देखो हमें ये पता, मतलब ये और ये टेन थीटा लगा सकते हैं हम ऐसे में, यस। अगर इस वाले ट्राइंगल में अलग से लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा लगाऊँ तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अलग लिखूंगा, हाँ ठीक है यही लिख देता हूँ, या चाहो तो वो कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे टेन थीटा इक्वल टू कितना है बेटा, इसमें टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन में एल, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एल टेन थीटा। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर दो डिफ्रेंशिएशन तो कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू एल सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत बढ़िया, यानी मुझे डी एक्स मिल गया किसमें, इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये क्यू है, अब आर को भी चाहिए थीटा में, आर भी चाहिए ना थीटा में, तो मैं क्या यहाँ से कोस लगा दूँ, हाँ तो यहाँ से कोस थीटा लिखो, बोलो कोस थीटा कितना जाएगा भाई, बोलो कोस थीटा आएगा। अभी तो लिखा था वैसे, बट अभी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें एक्स को लिखना पड़ेगा, आर को भी देखना पड़ेगा, सब चीज़ देखनी पड़ेगी। हाँ एक्स आ गया है एल टेन थीटा, बहुत बढ़िया, एक्स आ गया एल टेन थीटा, कोस थीटा में है, डी एक्स थीटा में आ गया, आर नहीं आया, तो कोस थीटा कितना है बेटा, कोस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी एल अपॉन में आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एल अपॉन में कोस थीटा, और एल अपॉन कोस थीटा कितना होता है एल सेक थीटा। अब हर वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, तो डी टू लेमडा इंटू में डी एक्स की वैल्यू कितनी है एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करो, आर की वैल्यू है ना ये, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, इंटू में कोस थीटा, तो कोस थीटा है ही, ठीक है जी, और एक्स की वैल्यू क्या है एल टेन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या है एल टेन थीटा। बहुत सारा लंबा सा एक्सपेरिमेंट है, बट हर चीज़ थीटा में आ चुकी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गया, इस एक एल से एल गया, और क्या रह गया, और ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साथ ही साथ ये एक और एल आ गया, इससे एल से ये एल भी गया, मतलब ये एल स्क्वायर टोटल आउट कैंसिल आउट गया। और यहाँ क्या होता है ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो ये एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मात्र बचेगा क्या साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से डी टू इक्वल टू कितना आ गया, जो है के क्यू लेमडा, ये तो कांस्टेंट था के क्यू लेमडा, इनका काम हो गया, एक डी थीटा बचा है यहाँ से और उधर से बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन नॉट नेट टॉर्क आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन की लिमिट, ये थीटा स्टार्टिंग में जीरो रहेगा, और फाइनल वाला थीटा कितना है, तो ये भी एल बन जाएगा और ये भी एल बन जाएगा, और एल बन जाएगा तो पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा, तो जीरो से लेकर पाई बाई 4 तक जाएंगे। चलो लास्ट वाली कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो नेट टॉर्क कितना आ गया, जो किसका आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क, ये किसका था ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg का टॉर्क था, अभी जो निकाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा के क्यू लेमडा इनटू में आएगा माइनस कोस थीटा, कितना आ जाएगा माइनस कोस थीटा, जीरो से लेकर पाई बाई 4 तक, और जब भी माइनस होती है तो मैं लोअर लिमिट पहले पुट कर देता हूँ ताकि वो माइनस एडजस्ट हो जाए, के क्यू लेमडा इंटू में जब जीरो रखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 4 जाएगा 1 बाई √2, तो ये √2 माइनस 1 बाई √2 कर लीजिए इसको, या फिर ऐसे पढ़ा दीजिए। ये आया है इसका टॉर्क, किसका इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो ये टॉर्क आया है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और ये जो टॉर्क आया था वो किसका आया था ग्रेविटी का आया था, ठीक है ना। हाँ अब
एक हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। जी हाँ, अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के टॉर्क इक्वल होने चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये तो 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो और ये देखो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इस टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है ना, हाँ इसके डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसके एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों को इक्वल कर दो, यानी अगर इक्वल करने जाऊंगा तो कितना आएगा, के क्यू लेमडा इंटू में √2 - 1 डिवाइड बाई √2, मैंने √2 एलसीएम ले लिया उसमें से, इज इक्वल टू एम जी इंटू में L/2। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालना अपना काम है, तो Q कितना आ जाएगा देखना, ये तो हो जाएगा √2, साथ ही साथ कितना हो जाएगा mgl अपॉन में √2 इंटू में √2 - 1 इंटू में K लेमडा। ठीक है ना, हाँ बस ये आपका आंसर आ गया। फिर हो अजीब सा है बट क्या कर सकते हैं, यही आंसर। थोड़ा अजीब और बना दूं, K को क्या लिख सकते हो, 1/4πε0, तो थोड़ा और भी अजीब हो सकता है। और अगर आप चाहोगे तो इस √2 को अंदर भेज दो, क्या बनेगा 2 - √2, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बट करने का तरीका आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल था। अभी तो हमें ये भी निकालना है कि यहाँ हिंज फोर्स कितने लग रहे हैं, वो भी निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इसका हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क को इक्वल किया है, मतलब इक्वेट किया, टॉर्क 0 किया है, इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या कर दिया 0। इसके अबाउट करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से हो सकता है 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक ऊपर वाली या नीचे वाली डायरेक्शन में किसी मान लेते हैं। तो यहाँ 2 फोर्स ये लग रहे थे, लेकिन उनकी वैल्यू में पता ही नहीं है। तो अगर नहीं पता तो सबसे अच्छा है क्या है, इसी के अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर दो 0, ताकि इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाए 0। साथ ही साथ डी क्यू ई साइन थीटा का भी 0 हो गया, डी क्यू ई कोस थीटा, अच्छा वो कैंसिल आउट हो गया था, साइन थीटा वो अलग से था। मैं सोच रहा इधर तो कोस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा कैसे आएगा, वो सब का हटा के आ गया था। फिर हमने एम जी का टॉर्क निकाल दिया, तो टॉर्क निकालने क्या थे, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम जी इंटू में L/2 हो गई। फिर इसका टॉर्क निकाल लिया, छुटका सा टॉर्क, क्योंकि डी क्यू ई कोस थीटा से लगेगा, और उसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये तो फोर्स है और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो लेमडा इंटू डी एक्स इंटू में के ऊपर में R² कोस थीटा इंटू में एक्स, और इन सभी वैल्यूज को अगर आप पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है क्या। फिर इंटीग्रेशन कर दिया, ये निकाल लिया, फिर दोनों के टॉर्क को इक्वल कर दिया। ये हमें जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल थी, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। जब भी इंटीग्रेशन करें तो कोशिश कीजिए कि जितने सारे वेरिएबल आ रहे हैं वो एक के ऊपर डिपेंड करें। अगर ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करेंगे ना तो फिर आपका इंटीग्रेशन होना मुश्किल रहेगा। उसके लिए हमने ये किया, ओके। और इसी के साथ आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लेंगे फटाफट। चलो हो गया नोट। अब अगला जो काम है वो ये कि यहाँ वाले जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर से लग रहा है R1 और ये लग रहा है R2, ठीक है ना। चलो R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, या करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। तो करने का तरीका सेम ही रहेगा, मतलब अगर इंटीग्रेशन कहीं करने की जरूरत है तो देख लेना। तो ये R1 ये इधर लग रहा है डी क्यू ई साइन थीटा, ये इधर लग रहा है, तो R1 पक्का इधर ही लगेगा। R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू ई साइन थीटा, यही हुआ फोर्स, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरा का पूरा R1 मिल जाएगा। बस ये R2 नीचे लग रहा है और ये mg नीचे लग रहा है, mg प्लस में R2 इज इक्वल टू ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है डी क्यू ई कोस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरा पूरा, तो यहाँ से जो R2 आया वो कितना जाएगा, डी क्यू ई कोस थीटा माइनस mg। अब अगर आपका R2 पॉजिटिव आता है, अगर R2 पॉजिटिव आता है कैलकुलेट करने के बाद, तब तो ठीक है यही होगी। अगर R2 नेगेटिव आता है, बाई चांस अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब होगा R2 इधर नहीं लग रहा, R2 ऊपर की ओर लग रहा होगा। बस सिंपल सा प्रश्न है, और क्या है इसके अंदर, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई भाई, आई। चलो ये भी नोट हो गया। हाँ अब अगला क्वेश्चन करते हैं वैसे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से देखना अगर समझ नहीं आया तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यही रोड है,
अरे क्या हो गया इसको, इसका मास है m, लेंथ है l और चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। और यहाँ से इसको हिंज कर रखा है। और इसका जो लास्ट वाला है L/4 हिस्सा, लास्ट की जो लेंथ है L/4, इसके ऊपर जो चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इस पे नहीं है, चार्ज डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर है। और इसके ऊपर चार्ज नहीं, इसके ऊपर चार्ज ही गिवन है। कितना चार्ज है, Q गिवन है। चार्ज कितना है, Q गिवन है। और अब आपसे पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नीचे से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E कितना अप्लाई करना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो E कितना अप्लाई करना चाहिए, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना अप्लाई करना चाहिए जिससे ये क्या इसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। बात समझ आ गई। हमें E की वैल्यू क्या रखनी चाहिए जिससे किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है ना। तो अगेन इस O पॉइंट के अबाउट किस में रहेगी ये, बोलो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यानी O पॉइंट के अबाउट जितना भी टॉर्क लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो O पॉइंट के अबाउट एक तो mg लग रहा होगा, कितने भी डिस्टेंस पे लगता है वो तो L/2 पे लगता है, सेंटर ऑफ मास है। तो टॉर्क ऑफ mg जो आएगा वो कितना हो जाएगा, mg इंटू में L/2। कितना हो गया, mg इंटू में L/2। अब हमें इनका निकालना है। तो इनका फोर्स अगर आप निकालोगे, ध्यान से देखो इसका फोर्स, तो कितना लगेगा, इसका dq इंटू में dq इंटू में, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो नेट फोर्स कितना हो गया, q इंटू में e हो गया ना। बिल्कुल, नेट फोर्स QE इंटू में E है। अब बट ये QE क्या है, पूरे में यहाँ से यहाँ तक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप सेंटर पे मान लीजिए इस पूरे फोर्स को, कहाँ मान लीजिए, इसका जो सेंटर होगा। अब इसका सेंटर कितना हो गया, ये L/4 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी रह गई, L/8, हाफ रह गई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, L माइनस L/8 यानी 7L/8। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखोगे तो वो कितनी हो गई, 7L/8 हो गई। यानी ये जो फोर्स लग रहा है QE इतने पे लगेगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या मान लेंगे, इस इतने से के सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटर पे नहीं मान सकते थे क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो हर जगह अलग अलग आ रहा था क्योंकि डिस्टेंस चेंज। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसकी वजह से हम पूरे के पूरे इस इलेक्ट्रिक फोर्स को एक जगह पे मान सकते हैं और वो इसके सेंटर वाले पॉइंट पर मान सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर हमने इसको यहाँ पे मान लिया है तो इसका टॉर्क निकाल दो। तो टॉर्क अबाउट ओके, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालना है, वो कितना जाएगा, फोर्स कितना हो गया QE इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 7L/8। बस खत्म हो गया गान, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज O पॉइंट के अबाउट, उसकी डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दोनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए ना। हाँ, तो क्लॉकवाइज तो प्लस माइनस की वजह से होगा और उसको मैं डायरेक्ट उधर भेज रहा हूँ। तो अब मैं फिजिक्स के अंदर जब भी करता हूँ एक्सिक्यूशन, तो इनको अगर नेट जीरो करना है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मतलब ये मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। यस, तो निकाल दो mg इंटू में L/2 इक्वल टू QE इंटू में 7L/8। यहाँ एक L से L तो गया, एक ये भी गया 4। यहाँ से E की वैल्यू निकालना है, E की वैल्यू कितनी आएगी, 4mg डिवाइड बाई 7Q, 4mg डिवाइड बाई 7 इंटू में Q। बस यही आंसर है। तो आपको E की वैल्यू जो निकालनी थी वो निकल गई। अगर अब इसके अंदर कुछ और पूछे कि बताओ यहाँ से लगने वाला रिएक्शन, बताए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल ही होगा, सिंपल ही होगा। क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, इस वाले डायरेक्शन में ओरिजिन, तो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन फोर्स लग सकता है, या तो ऊपर या नीचे। तो फिलहाल के लिए मान लो ऊपर लग रहा है, तो R1 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस में QE इज इक्वल टू mg। बस अगर R1 पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर ही माना जाएगा, और R1 अगर नेगेटिव आ गया तो वो नीचे लग रहा होगा। बस इतना सा फर्क है। हाँ, अगर ये पूछा जाए, ये क्या है, हिंज रिएक्शन बोलते हैं इनको। हाँ, पता होगा आपको, मैकेनिक्स से पढ़ा होगा। ये क्या है, हिंज रिएक्शन, जो एक तो रोड के पैरेलल लगती है, एक परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है। अब यहाँ पैरेलल में कोई फोर्स ही नहीं है तो किसको बैलेंस करेगी, लगी नहीं रही, परपेंडिकुलर वाली लगेगी। चलो इसको नोट करो। चलो हो गया, यही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि इन दिस क्वेश्चन, इफ इन दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में अचानक से G की वैल्यू 0 हो जाए, किसकी वैल्यू, G क्या हो जाए, 0, तो वो mg नहीं लगेगा। अगर अचानक से क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही डिस्टेंस है,
L/4, चार्ज कितना है Q, ये L/4 डिस्टेंस है, इस रोड का मास कितना है M, टोटल लेंथ है L, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी रहा है E, जो हमने अभी भी कैलकुलेट कर लिया है। हाँ, अब क्या है, अचानक से G 0 हो गया, तो आपको बताना है इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है ना। पहले तो मोशन के बारे में डिस्कस करना है, फिर इसका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके डिस्कस करो इसका मोशन, दूसरा आपको इसका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। बाकी और चीज़ भी निकाल जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें पूछी गई है। बात समझ आ गई ना, ठीक है, करो इस प्रश्न को, कर लिया ट्राई। चलो अब करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये E लग रहा है, तो इसकी वजह से इसके इस सेंटर पॉइंट पे कितना लगेगा, Q इंटू में E लगेगा। तो ये थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, अरे किसी एंगल पे आ जाएगा ना। अब वो वाला Q यहाँ पे लगेगा, फिर वो Q यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जब सबसे टॉप वाले पॉइंट पे चला जाएगा, तो जैसे ही रोड ऐसी हो जाएगी सीधी, तो वो Q यहाँ लगेगा, तब जाके नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि Q इसी पॉइंट से, अरे Q ये पूरे में है भैया, कोई ये ना माने कि ये E इतने से में ही है ना, ये E जो है पूरे में लग रहा है इधर से इधर। अब क्या होगा, जैसे हमने 0 किया, तो इसका टॉर्क हमेशा इसको एटलीस्ट कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसको इस वाले डायरेक्शन में रोटेट करेगा या नहीं करेगा। अगर टॉर्क इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो इसकी स्पीड को क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और इसकी स्पीड इंक्रीज हुई और यहाँ तक जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में वो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। मतलब जब ये इधर आ रहा होगा, तब इसके ऊपर टॉर्क इधर ही लगेगा, और टॉर्क इधर लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में आ गया टॉर्क, बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया ना। तो ये खुद जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और टॉर्क आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। तो फिर जो रोड होगी वो धीरे धीरे क्या गई, रिटार्ड करेगी, मतलब यहाँ के बाद में क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, और यहाँ तक आकर रुक जाएगी। अब जैसे ही रुकी, फिर वापस जाएगी ऐसे, फिर वापस आएगी, ऐसे करती रहेगी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी एकदम वर्टिकली अपवर्ड वाले में। तो पहले आज समझ आ गया, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो मोशन डिस्कस कर दिया हमने, ऑसिलेटरी मोशन होगा, सही बात है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये ऐसे घूमती रहेगी ऐसे पूरी, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, पाई, कितना हो जाएगा, पाई, यानी ऐसे यहाँ तक आज पाई जाएगी, फिर वापस आएगी ऐसे। तो ये इस तरीके से मूव बार बार करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे G0 है, आप G0 को भी मानना है, ठीक है ना। आप सोचोगे G0 नहीं, तो मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब अगला जो कैलकुलेशन है वो है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये चीज है, अगर इसको ध्यान से देखो, तो ये रोड स्टार्टिंग में ऐसी है और फाइनली कैसी हो गई, ऐसी हो गई ना, यस। और इस वाले कंडीशन में क्या है, इसके पास ओमेगा, और वो ओमेगा मैक्सिमम होगा, यहाँ ओमेगा 0 है, बट टॉर्क तो लगी रहा है ना, टॉर्क तो लगी रहा है बेटा। बस इस टॉर्क का वर्क डन निकल जाए, क्या निकल जाए, वर्क डन, तो काम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। बस वो टॉर्क का वर्क डन निकालना है, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके भी 2-3 तरीके, पहले आप इसको ट्राई करो, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर ट्राई कीजिए। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, नोट करो, मतलब ट्राई, चलो करें फिर। अभी देखो जरा ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि ये अभी यहाँ से यहाँ तक आ गई होगी, मैं वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और ये कितने पे लग रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा होगा, Q इंटू में E लग रहा होगा, ठीक है जी सर। और ये एंगल अभी थीटा हो गया होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, QE कोस 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा। और ये जो इसके इस रोड के परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आ जाएगा, QE कोस थीटा। बात समझा गई ना। हाँ, तो बस यही आएगा। तो देखो, जब थीटा 0 है तो कितना आ रहा है, QE आ जाएगा सिंपली। और जब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो वो E बिल्कुल यहाँ से गुजरेगा, तो वो 0 हो जाएगा, यानी ये और यही वर्क करेगा, यही क्या करेगा, वर्क करेगा। बस इसका आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो टॉर्क का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई टॉर्क,
वो निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ टॉर्क के अलावा कोई और वर्क कर भी नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टॉर्क है ना, वो टॉर्क ही इस रोड के ऊपर वर्क कर रहा है एक तरीके से। जी हाँ, तो वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा टो इंटू में डी थीटा। अरे यहाँ इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वेरिएबल है और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक जा रही है। तो देखना जरा ध्यान से, कितना आएगा, टो की वैल्यू कितनी है, q इंटू में ई कोस थीटा। सॉरी, ये तो फोर्स आया, ये तो क्या आया, फोर्स आया। और इसका क्या हो जाएगा, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये लग रहा है 7l/8 पे, वही डिस्टेंस सेम है, 7l/8 इंटू में डी थीटा। सब चीज कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, e कांस्टेंट, q कांस्टेंट। तो वर्क डन बाई टी कितना आ जाएगा, QE 7QEL अपॉन में 8, 7QEL अपॉन में 8 इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक आ रहा है। तो वर्क डन बाई टोटल कितना आ गया, वर्क डन बाई टॉर्क, एक्चुअली टोटल क्या, तो कितना है 7QEL/8, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, 0 से लेकर π/2 तक, और 0 से π/2 तो π/2 माइनस 0 करना 1 नहीं आएगा। तो टोटल वर्क डन बाई टॉर्क आ गया 7/8 QE इंटू में L, 7/8 QEL, बस इतना वर्क डन आया। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वो क्या बोलती है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में कौन कौन है, तो टॉर्क ही है बस, और कोई है नहीं। यहाँ पे वाले को वर्क डन है ही नहीं, वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी K2 माइनस K1, यानी K फाइनल माइनस K इनिशियल। और वर्क डन टोटल कितना हो गया, 7/8 QE इंटू में L इज इक्वल टू, और K2 कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी मान ली हमने, 0, माननी क्या 0 ही, कुछ है ही नहीं एंगुलर वेलोसिटी। तो 7/8 QEL इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ml²/3 होता है, अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, ml²/3। अब बस कुछ नहीं करना, आपको ओमेगा की वैल्यू निकाल देनी है। तो चलो मैं ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 दूनी 6, 7 6 नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, अगर 4 आया तो 21 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 21/4, ठीक है जी। साथ ही साथ में ml² आ जाएगा, बढ़िया है। और क्या आ जाएगा, QEL आ जाएगा, और ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। देख लो जरा, ये 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 4 आया तो 4 लिख दिया मैंने, ml²/3 आया और ये 3 ऊपर चला गया तो 21 हो गया, QEL आ गया, बस हो गया। ये आपका क्या है, मैक्सिमम, ये ओमेगा क्या है, मैक्स है भाई। आपको किसी भी एंगल पे पूछा जा सकता है कि इतने एंगल बताइए, तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर देंगे, बस बात समझ आ गई ना। हाँ, तो यही आपका क्वेश्चन एक तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाई टॉर्क कैसे निकालते हैं। अरे जैसे लीनियर फोर्स होता है तो कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू में लीनियर मोशन के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए टॉर्क इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, चलो कर लो फिर आगे इसको कंटिन्यू। आपसे वो कई बार एक चीज और पूछ लेता है कि इनिशियली जो होगा अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तीसरी चीज पूछ सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। देखो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तभी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ ना। अगर वो आपसे ऐसा पूछता है तो आप क्या कर दीजिए, टॉर्क वाली इक्वेशन लगा दीजिए, और वो क्या होती है, जैसे F इक्वल टू एम में होता है, जैसे F इक्वल टू एम में होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टो इज इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा। सीधी सी बात है। तो टो की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी वाली कंडीशन में रहेगा, और वो कितना हो जाएगा, QE, फोर्स तो QE लगेगा, बोलो लगेगा ही नहीं लगेगा, लगेगा, इनटू में 7L अपॉन में 8, कितना लग गया, 7L अपॉन में 8, ये क्या लग गया, टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, बोलो ml²/3 इंटू में अल्फा। ये अल्फा जो निकालोगे वही क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। 21 डिवाइड बाई 8, साथ में क्या जाएगा, ml², 21/8, साथ में ml², और इधर कितना है, QEL आएगा।
बस सिंपल ही है। हाँ, एक एल सेल कट भी गया ना, चलो अच्छा ओके, यही आएगा भैया, बस आ गया, खत्म कहानी। अगर कहानी खत्म तो समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और ऑब्जेक्ट्स का भी निकालना बाकी रह गया, लेकिन वो आगे समय के साथ और लो पड़ेंगे तो उनकी हेल्प से अपन कर लेंगे, ठीक है भैया। चलो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये एडवांस लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कृपया वही देखें, बाकी अगर देखेंगे तो कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि अगर देखेंगे समझ नहीं आएगा, मतलब जिनको 11th अच्छे से आती है वो प्लीज़ इसको देखें, जिसको नहीं आती है वो स्किप कर सकते हैं भाई, 11th के बिना काम होगा नहीं, वो भी रोटेशन मोशन, ठीक है ना। हाँ चलो, अरे कंसेप्ट को मिक्स करना सीखो भाई, जब तक कंसेप्ट मिक्स नहीं करना सीखोगे कैसे काम चलेगा। यही है, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। और इस बार मैंने क्या किया, इसका जो हाफ है ना उस हाफ पार्ट को रख दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है हाफ ऊपर वाले पे, और वो कितना है Q है, और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कितना E लग रहा है, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कितना E। अब इसको क्या किया है, इसका मास तो m ही है और लेंथ है इसकी l। अब इसको क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको इधर, ठीक है ना, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको इधर, तो ये थीटा वो वेरी स्मॉल, थीटा क्या दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो फिर ये इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद में वापस से भाग के आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं तो यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। क्या परफॉर्म करने वाला मैं पहले बताता हूँ, ये क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। आपको बताना है उस एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड। देखिए लीनियर एसएचएम के अंदर क्या होता था, जो एक्सेलरेशन या फोर्स की बात करूं तो जो एक्सेलरेशन आता था, एक्सेलरेशन वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस एक्स के, और ये तो होता था लीनियर एसएचएम में, ठीक है ना। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसमें अल्फा आएगा, वह अल्फा बन जाता है, और वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्प्लेस प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो उसे बोलेंगे अपन एंगुलर एसएचएम। तो ये अगर एंगुलर एसएचएम करेगा, पहली बात तो ये रिलेशन लाना पड़ेगा, अगर वो आता है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देना, ओमेगा स्क्वायर थीटा, और वो जैसे ही लिख दो तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। बस चलो, इस खूबसूरत से क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। कर लिया होगा ट्राई, करें क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस आपको तो टॉर्क लिखना आना चाहिए। तो चलो मैं इसी वाले के अंदर लिख देता हूँ एक अच्छा सा डायग्राम बना के। तो हम मान लेते हैं कि इसको हल्का सा वो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ज़्यादा दिखा रहा हूँ बट ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे बोला जाए ना कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो वो स्मॉल का मतलब है कितना स्मॉल, 1 डिग्री 2 डिग्री ना, वो रेडियन में स्मॉल होता है बेटा, रेडियन में स्मॉल होगा। तो ये कितना हो गया, थीटा, ठीक है। और ये इसका हाफ डिस्टेंस था, अगर हाफ डिस्टेंस है तो पूरे के पूरे सेंटर पे मान सकता हूँ मैं क्या, QE। तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो गई, 3L/4 हो गया, QE लग रहा है 3L/4 पे, mg का जी तो 0 है, ये मान के चलना है जी 0 है भैया, है ना, वही क्वेश्चन है, मतलब उसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी अगर 0 हुआ, जी अगर 0 हुआ तो इसका टॉर्क कितना आ गया, मुझे बताओ इसका टॉर्क कितना आएगा। टॉर्क आएगा सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, 3L/4 cos थीटा, 3L/4 sin थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से ये गुजर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3L/4 sin थीटा। टॉर्क, टॉर्क कितना आ गया बोलो, QE इनटू में डिस्टेंस कितनी है, 3L/4 sin थीटा। तो टॉर्क आ गया, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस यही तो करना था। और टॉर्क क्या होता है, I अल्फा होता है, तो कितना हो जाएगा, QE इनटू में 3L/4 sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब I की, और थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल आपको गिवन है, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। I की वैल्यू कितनी होती है, इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ml/3 आएगा, ये रोड है, ml/3 इनटू में अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3QEL/4 थीटा, 3QEL
बहुत बढ़िया, कर लो यहाँ से, एक से ये गया, बहुत बढ़िया। अल्फा की वैल्यू निकालो जरा, अल्फा इज इक्वल टू, क्यों अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, ये देखो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, 9 QE अपॉन मी 4 ml, 9 QE अपॉन में 4 ml, नहीं समझाई बात, इनटू में थीटा, तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यही ओमेगा स्क्वायर है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, 9 QE नहीं है, तो ये जो अल्फा होगा ऊपर, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर ऐसा है तो बस, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो टी इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर है, आपको तो ओमेगा चाहिए, 2 पाई अंडर रूट 4 ml डिवाइड बाई 9 QE। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो 9 का बाहर आएगा 3, 4 का बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट से, बट जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रखिए इसको, ठीक है ना। हाँ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मतलब यही है इसका टाइम पीरियड। ओके, चलो फिर हो गया ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए। और मैंने ट्राई किया है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के, मतलब अच्छे लेवल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ऐड करूँ। फिलहाल तो ये वो क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्लास के अंदर। अभी जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो मैं क्या ऐड करूँगा, एक पूरी सीरीज ऐड करूँगा, जिसके अंदर क्या आएंगे, लास्ट 10 या 12 ईयर्स के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे उन सबको रखा जाएगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर एक साथ होते हैं, ये वाला और अगला कैपेसिटर वाला। हाँ, 12th की बुक के हिसाब से 2 होते हैं, वैसे मैं एक ही मानता हूँ दोनों। कैपेसिटर वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो, क्योंकि दूसरे पार्ट के अंदर कैपेसिटर छोटा सा भी रखा है, बट वो काफ़ी है बड़ा, ठीक है ना। हाँ, चलो बेटा, फिर आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आप, और अच्छे से नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज भी करना। जब भी अगली क्लास हो तो इससे पहले नोट्स को देख के जरूर आना है, ठीक है। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।